हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़रे आईआईटी जैम ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एनवीएस 2019 का जो वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है उसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहले 20 क्वेश्चन जो है हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसमें 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप के ऊपर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11 से लेके एमएससी लेवल तक के टॉपिक कवर हैं। 600 प्लस वीडियोज है जो कि 700 घंटे की है। साथ में आपको पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है। हमारा कोर्स 6 मंथ वैलिडिटी एंड 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग कोर्स तो आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए दो टाइप की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव में आई एन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, है ना। देखो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक अलग वे में याद रखनी पड़ती है, जो लंबे टाइम तक याद रहती है। इंटेंसिव का मतलब आई एन इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, उनको हम जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखिए एनर्जी जो है आपका वो मास के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करती है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अंथैल्पी भी मास के ऊपर डिपेंड करती है ना। एनर्जी आप समझ पा रहे हैं भाई, देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप थोड़ा खाना खा रहे हैं तो आपको कम एनर्जी मिलेगी, ज्यादा खाएंगे यानी कि मास बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई। तो इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि मास के ऊपर डिपेंड करती है। वॉल्यूम भी आप देख लीजिए भाई, एक मान लीजिए 70 केजी का पर्सन है और एक 140 केजी का पर्सन है, तो मास बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गई, मास बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गई, इसका मतलब वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर एक ऐसी टेम्परेचर एक बेसिकली ऐसी क्वांटिटी है या ऐसी जो चीज है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर का मास से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का मास से कोई लेना देना नहीं है, या मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो है टेम्परेचर वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज और यहां पे आपको बता देता हूं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ईपी लिख देता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ईपी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, डेंसिटी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। डेंसिटी भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इनका जो रेशियो होगा वो आपका इनका जो रेशियो होगा वो आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आपके किसी भी मतलब टर्म में मोलार वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड लग जाए तो वो भी ज्यादातर आपको प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ना, वो भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। होप कि क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है उसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया टाइप का पूछा गया है यहाँ पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेक्लेटल, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इन बी। ये एक प्रकार से बोरेन है, बोरेन्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैसे ये B5 एंड आपका H5 4 नेगेटिव, ये बनेगा BnHn4 नेगेटिव। तो ये आपका नीडो टाइप का बोरेन होता है ना, नीडो टाइप का बोरेन होता है। तो इसमें आपसे नंबर ऑफ एसई इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालने होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई बोरोन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं। 3 इंटू में 5 करेंगे क्योंकि 5 बोरोन है, प्लस में 9 इंटू में 1 करेंगे तो ये आपका आ गया 24। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 24। नंबर ऑफ BH बॉन्ड की अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ BH बॉन्ड जो आपका आएंगे वो 5 आएंगे, नंबर ऑफ BH बॉन्ड 5 आएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे निकालना होता है क्या, नंबर ऑफ सेकेलेटल, नंबर ऑफ सेकेलेटल
इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे निकाले जाते हैं? सबसे पहले देखा जाता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में 2 टाइम्स नंबर ऑफ BH बॉन्ड, नंबर ऑफ BH बॉन्ड, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, इसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, तो आपका निकल के आ जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि 24 होंगे, 2 इंटू में 5 करना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो जब आप 24 में से 10 जाएगा 14 और 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा? 7। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 7। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, ये नीडो बोरेन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ पूछ ले आपसे, क्लोजो, नीडो, एराकनो ऐसे बोरेन्स निकालने आपको पढ़ाए जाते हैं। ये ज़्यादातर BSc MSc लेवल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज रिलेटेड टू एमिनो एसिड्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर का आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विच ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप? इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसके पास हाइड्रोक्सिल यानी कि बोले तो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो देखिए सबसे पहले है ये आपके देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज किए हैं। तो ये सबसे पहली स्ट्रक्चर है आपका ऑप्शन नंबर A की, जो ये आपका है बेसिकली मिथियोनिन, जो भी आप इसको बोलने प्रोनाउंस करें, तो इसकी स्ट्रक्चर ये वाली है, नजर आ रही है आपको ऑप्शन नंबर A की। तो आप यहाँ पे देखिए दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। उसके बाद ये अमाइन हो गया, एंड ये यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं, इसलिए आंसर नहीं आया। दूसरा अगर आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए सिराइन इज इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये 2 और दिए गए हैं, इन दोनों की भी स्ट्रक्चर मैंने बता दी है। यहाँ पे देखिए SH है, इसे हम थायोल बोलते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में आपसे पूछ ले, बताओ किसके अंदर थायोल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रहा भाई, और ये स्ट्रक्चर रही आपके कुछ इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स का। तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा कि यहाँ पे बने हुए हैं, फ्यूचर में आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था, अगर आपको स्ट्रक्चर आती होती तो आप इसका आंसर बता पाते, वरना फिर ये मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मतलब 9th क्लास का बच्चा भी इसको बता सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सब्लिमेशन रिएक्शन? तो सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड जो होता है वो आपका डायरेक्ट वेपर में या गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है। जब भी कोई सॉलिड आपका सीधा सॉलिड से वेपर फेज में जाता है तो ऐसे प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। क्या होता है जी? सब्लिमेशन। सॉलिड से अगर लिक्विड जाएगा तो इसे आप बेसिकली बोला जाता है फ्यूजन, इसे हम फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से वेपर जाएगा तो वेपराइजेशन बोला जाता है, गैस से वेपर जाएगा तो कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत आसान सी 9th क्लास में से ही पढ़ाई जाती है आपको। क्रोमियम 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आप क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्गन एंड 3D आपका क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे देखिए 3D5 एंड 4s1 होता है, तो ये 3D4 बचेगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? √n इंटू में n+2, और यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे 4 इंटू में 4+2, तो ये आ गया जी आपका √24। क्या आ गया? √24। अब हमें ये पता होता अगर √25 होता तो आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे 5 आंसर आ जाता, बट √24 का मतलब होता है 4.9 समथिंग रहा होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जहां पे ये रहा। हालांकि इसके लिए ट्रिक भी होती है स्टूडेंट, मैंने बताया हुआ है। अगर इस डेसिमल से पहले आपको 4 नजर आ रहा तो पक्का ही यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए भाई, आपका ये जो इसका आप बोल सकते हैं स्पोनिफिकेशन प्रोसेस जो होता है आपका, वो क्या होता है बेसिकली? तो जब हम
एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं C2H5 एंड मान लीजिए कि यहाँ पे आपका COCH3 है, ये इस प्रकार से एक एस्टर है, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, किसी बेस के प्रेजेंस में आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ मान लो, वैसे आप यहाँ पे बहुत वो लेने पड़ेंगे भाई, आपको हायर अल्केन्स लेने पड़ेंगे तब जाके होता है, लेकिन आप इस बात को जरूर समझ सकते हैं कि ये कुछ इसी तरीके से काम करता है यहाँ पे, है ना, तो कुछ इसी तरीके से काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से ही आपका ये वाला प्रोसेस कहलाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझाने का कुछ इसमें भी ज़्यादा नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिब्डेनियम? तो मोलिब्डेनियम आता है क्रोमाटन, यानी कि ये आपका क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनियम। तो हमें पता है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपका आर्गन, उसके बाद 3d5 होती है एंड आपका 4s1 होती है। तो इसी प्रकार मोलिब्डेनियम इसके नीचे आता, तो आर्गन के बाद वाली नोबल गैस क्रिप्टॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4d5 एंड हो जाएगा 5s1। क्या हो जाएगा 5s1, यानी कि इसकी भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो बिल्कुल जो सेट यहाँ पे बैठ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, और इस इक्वेशन का यूज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी करते हैं, और बहुत जगह भी यूज किया जाता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल साफ यहाँ पे आंसर बताया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, मैंने वेरीफाई किया। ये डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एच प्लस में टी इनटू में आपका करली डी जी, डेल्टा जी डिवाइड बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की डेरिवेशन है, या ये आपका बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इस इक्वेशन का। तो मैं कहूँगा फिर से इसमें भी ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, वरना तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी। यस, ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड मैनोज क्या होते हैं एक दूसरे के? एपीमर्स तो सभी जगह लिखा हुआ है, C2 एपीमर होते हैं, C3 एपीमर होते हैं, C4। देखिए ये बेसिकली क्या भाई, अगर आप किसी पर्टिकुलर कार्बन पे पोजीशन चेंज कर दें OH की, है ना, तो वही आपका एपीमर्स बन जाते हैं। तो मैंने दोनों की स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ये है आपका डी ग्लूकोज एंड ये है आपका डी मैनोज, सब कुछ सेम होता है। देखो यहाँ पे पहले ग्लूकोज में यहाँ पे राइट साइड में OH होता है, देखिए ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन नंबर 2 पे OH जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका राइट साइड में कर रहा है। एंड मैनोज के अंदर क्या होता है, जो कार्बन नंबर 2 पे OH होता है, कार्बन नंबर 2 पे वो लेफ्ट पे, यानी कि आपने सिर्फ एक कार्बन के अराउंड ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, इसका मतलब, और वो कार्बन नंबर कौन सा है, दूसरे वाला है, C2 है, इसलिए डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये आपका रिलेट करता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोरोन फैमिली से। ये जो आप देख पा रहे हैं Bn एंड X एंड दिस इज, ये है डाइबोरेन, B2H6 तो डाइबोरेन होता है, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको BnX, इसको बोला जाता है आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसको कैसे बना सकते हैं डाइबोरेन से, HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ और ये बने, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। HNO2 के साथ ऐसी यहाँ पे कोई मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जरूर होती हैं, और जिन भी बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जिन भी बच्चों ने मेन ग्रुप एलिमेंट्स की ये क्लास देखी होगी, काफी अच्छे से बताया है। अब देखिए B2H6 एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड हीट। अब यहाँ पे तो एक्सेस ऑफ अमोनिया लिखा ही नहीं है। अब सीधी सी बात ये यार, एक्स है ना, एक्स यानी कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये होगी बहुत सारे रिक्वायरमेंट, तो एक्सेस अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है। बट मैंने वहां पे ये भी पढ़ाया, एक्सेस अमोनिया के होने के साथ साथ टेम्परेचर पे भी वेरी करता है प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन से आपका B3N3H6 भी बनती है, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, है ना, B3N3H6 भी बनती है इसी रिएक्शन से। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
अब इन दोनों में से हमने ये देखना था कि कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। अब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमें यहाँ पे BN यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ सेकंड रिएक्शन से ही पॉसिबल है, बाकी से पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसी रिएक्शन से आपका मैंने बताया इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसे हम बोराजीन बोराजोल भी बोलते हैं, वो भी यहां से आपका बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की यूनिट्स क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम को ही हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली आपका नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। तो नीचे तो लीटर आएगा, ठीक है, ऊपर मोल आएगा क्या? नहीं, मोल तो नहीं आता भाई। मैंने क्या फार्मूला बताया नॉर्मेलिटी का कि ऊपर रहेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जैसे मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यही आपका नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जो आपका होती है वो क्या हो जाएगी भाई? आपका यूनिट ग्राम पर इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गया एंड पर लीटर हो गया। तो ये बिल्कुल इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये किसी की भी नहीं है, बेसिकली एक प्रकार से देखा जाए तो मोल पर लीटर, इसको आप बोल सकते हैं कि ये मोलैरिटी की यूनिट है, एंड मोल पर किलोग्राम ये आप बोल सकते हैं कि मोलैलिटी की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? मोलैलिटी की। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की यूनिट पूछा था, तो बी इज करेक्ट आंसर। विच इज द सिंपलेस्ट अल्फा एमिनो एसिड? इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड है? तो ग्लाइसिन जो है आपका वो होता है भाई। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट है। अगर आप इसको फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं तो ये अल्फा पोजीशन है, और इसी अल्फा पोजीशन पे ये दोनों लगे हुए, देखो एक ही कार्बन के साथ ये जुड़े हुए, तो इसी को बेसिकली आपका सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, इसी से आपका डिफरेंट वो अमीनो एसिड्स बनेंगे, है ना। इसी के अंदर कुछ चेंजेस करते जाएंगे, कहीं जगह पीएच लगा देंगे, कहीं जगह इथाइल लगा देंगे, कहीं जगह कुछ लगा देंगे। तो ये बेसिकली जो है ना आपका ग्लाइसिन, ये आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। सिंपलेस्ट अमीनो मतलब देखो, अमीनो मतलब ये ग्रुप भी लगा हुआ है और ये दोनों एक ही पोजीशन पे लगे हुए, इसलिए इसे अल्फा अमीनो एसिड बोला जाता है। तो ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कलरलेस? इनमें से कौन सा कलरलेस है? अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं सर डाइक्रोमेट में तो क्रोमियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तो कलरलेस होना चाहिए, बट आप सभी को पता है कि ये कलर्ड होता है। डाइक्रोमेट भी कलर्ड होता है, पोटासियम परमैंगनेट भी कलर्ड होता है, और आपसे इसका रीजन भी पूछा जाता है कि किस वजह से ये कलर्ड होते हैं। तो यहाँ डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल है नहीं, एंड मेटल टू लिगेंड भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन दोनों का कलर होने का रीजन होता है LMCT। क्या रीजन होता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये दोनों कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो ये कलरलेस नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो निकल +2 है, और निकल +2 का मतलब हो जाएगा D8, और वाटर वीक फिल लिगेंड होता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे डी ट्रांजिशन, एक मिनट देखिए, कलरलेस पूछा है ना, तो यहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। इसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे अवेलेबल है, तो ये भी आपका जो है कलरलेस ही होगा। ये भी आपका कलर्ड होगा, है ना, क्योंकि डी ट्रांजिशन की वजह से यहां पे भी आपका कलर की पॉसिबिलिटीज है। अब बच गया ये वाला आंसर सिर्फ। अगर आप देखें कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका आर्गन एंड 3D10 एंड 4s1 होता है। तो यहाँ पे भाई कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है ना, D10 है बेसिकली यहाँ पे, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है आपका बेसिकली वो कलरलेस होता है। यहाँ पे पॉजिटिव हटाने के बाद एक यहाँ से हट जाएगा, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा? तो डायामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 होने चाहिए, है ना, 0 होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए
ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने भाई पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा 3d8 और 3d8 उसके बाद Cl जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो कोई पेयरिंग होगी नहीं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये तो पक्का ही पैरामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला सेम कॉम्प्लेक्स है, बस यहाँ पे 3d की जगह निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, यहाँ पे 5d8 रहा होगा बेसिकली। अब कहोगे सर यहाँ पे भी तो क्लोरीन है, बट स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, ओ फॉर ऑल है ना, जो 4d सीरीज होती है और 5d सीरीज की जो मेटल्स होती हैं उनके लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। 4d एंड 5d सीरीज की मेटल्स के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे पेयरिंग हो गई तो फिर यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो यही वाला कॉम्प्लेक्स आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसकी भाई हाइब्रिडाइजेशन भी होगी dsp2 एंड इसकी शेप भी होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर इन दोनों को देखना चाहते तो कैसे, भाई यहाँ पे भले ही D8 आप देख पा रहे होंगे, तो निकल +2 के केस में आपका अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे ही काम करता है, तो वो यहाँ पे पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, इस वजह से आपका वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। इसी प्रकार से ये बिल्कुल एग्जैक्ट एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा PtCl4 2 नेगेटिव, है ना। और इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला है, तो यहाँ पे जो 4d एंड 5d सीरीज की मेटल्स होती हैं वो उनके केस में सारे के सारे लिगेंड ही आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड के तौर पे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये आप MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2, देखिए भाई VBT ने ये बात कही थी, VBT का ड्रॉबैक था कि O2 उन्होंने पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन नहीं किया, बट MOT जो होती है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये होता है, MOT क्या करती है इस चीज को एक्सप्लेन करती है। देखिए नीचे हम क्या कर लेते हैं भाई 16 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन नीचे भर लेते हैं नीचे के ऑर्बिटल्स में, तो ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं ना 2p पाई 2px, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, तो 14 नीचे हो गए, उसके बाद 15 एंड 16, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 के एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है। F2 की बात करोगे तो 18 हो गए भाई, 16 17 और 18, देखो अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। C2 की बात करोगे 12 होते हैं, तो इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और N2 के अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो F2 C2 N2 ये सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। O2 के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, ये भी मैंने काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। कार्बाइड्स मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड होता है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से एसिटिलीन गैस निकलती है, C2H2 गैस निकलती है, C2H2, तो कैल्शियम कार्बाइड। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर बात करें, तो ये क्वेश्चन आपका IIT एग्जाम में पूछा था और आपसे भी पूछा जा सकता है। जब आप एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस दौरान मीथेन गैस रिलीज होती है। तो भाई जो कार्बाइड्स का टॉपिक है ग्रुप नंबर 14 के अंदर, कार्बन फैमिली के अंदर, मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है कि कार्बाइड्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी गैस रिलीज होती हैं, एंड ये जो बेसिकली ना दीज आर आयोनिक कार्बाइड्स, ये सारे आयोनिक या फिर सोल्ट लाइक कार्बाइड्स इनको हम बोलते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस करने पे अलग अलग है ना, इन्हीं को इसी हिसाब से हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। हालांकि देखिए सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, वो आपका कोवलेंट कार्बाइड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सी गैस रिलीज होगी कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे, तो C2H2 एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, और इसी से इसका पता लगता है कि कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलाइड्स टाइप का कार्बाइड होता है, एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड मिथेनाइड्स टाइप का कार्बाइड होता है। ठीक है, तो ये काफी डिटेल में मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है आप सभी को। उसके बाद देखिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल की ही पूछ रहा होगा। तो En के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, En के ऊपर 0 चार्ज है, तो इसको आप x मान लें, प्लस में 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू
+2। ये आपका जो आएगा वो +2 आएगा, बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मेटल कंटेन्स लिमोनाइट मिनरल, तो जो लिमोनाइट मिनरल होता है वो उसके अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो भाई ये आयरन जो है, आयरन मेटल का ही मिनरल होता है। देखिए हेमेटाइट जो जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो इसमें 70% के करीब आयरन होता है। मैग्नेटाइट के अंदर 72.4% आयरन होता है। एंड दिस इज योर लिमोनाइट, दिस इज लिमोनाइट। तो Fe2O3.3H2O, इसके अंदर 59.8% आयरन होता है। तो हमसे तो सिर्फ ये पूछा था कि लिमोनाइट के अंदर कौन सी मेटल है, यानी कि लिमोनाइट मिनरल के अंदर, तो लिमोनाइट मिनरल के अंदर आपका आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज सुटेबल फॉर बाल्मर सीरीज। एक लाइमन होती है और उसके बाद बाल्मर सीरीज होती है। तो भाई जब आपको ये स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या और स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाता है इस तरीके से, वहां पे आपको बाल्मर, लाइमर ये सारा बताया जाता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है और ये किस रीजन में लाई करती हैं। ये भी पढ़ाया जाता है कि किस रीजन में लाई करती हैं। तो जो बाल्मर सीरीज होती है वो बेसिकली आपका विजिबल रीजन में लाई करती है। बाल्मर सीरीज आपका विजिबल रीजन में लाई करती है, तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए CH3MgCl ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए खास बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो वो सब देते हैं अल्केन। क्या देते हैं वो सब, अल्केन। देखिए ये R है यहाँ का बेसिकली, है ना, RMgX का तो R ही होगा ये R, और ये कंपाउंड क्या ना, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, मीथेन की। ऐसा नहीं कि इसी के साथ आपका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भी मीथेन बनेगा। तो जब भी आप किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उस दौरान R जो होता है ग्रिग्नार्ड का और H लग जाता है उस एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड का, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4। होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं मेरे पास। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।